हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आई एम अभ्यांश। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम वॉइस का प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था बच्चों कि हम थ्योरी वाला जितना पार्ट था सब कर चुके थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वॉइस के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा उसे कैसे एग्जीक्यूट करना, आज हमारा पूरा उस पर फोकस रहने वाला है। ये सेशन पूरा हम 40 क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और ये 40 क्वेश्चंस हमारे जितनी भी देर चलेंगे। तो अगेन रूल क्या है, कब पास्ट सिंपल पास्ट है उसे कैसे बदलना है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। बट उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जाम में बड़े लेंदी से स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, तब क्या करना है, तो वो सारी चीजों के लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और इस सेशन के एंड के बाद, जब ये सेशन खत्म है उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वॉइस में जितने भी क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, वेदर आप एसएससी एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सीडीएस का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पुलिस एग्जाम्स का, बैंकिंग एग्जाम्स का, कहीं भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे इज यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का जो सेशन है ना, मैं उसमें आपको एक ही चीज बार बार बताऊंगा। हम एक ही चीज को पकड़ के चलेंगे और उससे देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और वो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों की पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है हमेशा। हम सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को पकड़ के चलेंगे। जहां पे एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं जहां पे कि सर आप यही कि सर हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तब क्या करें, तब हम फिर जो हमने रूल्स वगैरह सीख रखे उन्हें यूज करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग बेस्ड ऑन दिस रूल दैट विल ओनली लुक आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे इज यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। ठीक है, ऐसा लिखा यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। तो मेन आपका वर्ब क्या है? फिनिश। अब फिनिश का थर्ड फॉर्म हम ढूंढते हैं जरा कि फिनिश का थर्ड फॉर्म कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस पेंस हैज टू बी फिनिश्ड, यही मुझे करेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस पेंस इज टू बी फिनिशिंग। फिनिशिंग कैसे, आईएनजी कैसे हो जाएगा? आईएनजी पॉसिबल नहीं है। पेंटिंग ऑफ दिस फेंस हैज टू बी पेंटेड, फिनिश्ड भी नहीं लिखा, फिर से पेंटेड लिख दिया, तो इसमें तो फिनिश्ड है ही नहीं कुछ। ठीक है, और फोर्थ में भी फिनिश्ड लिखा है। पर अब फिर से अगर हम वापस स्टेटमेंट पे वापस जाएं तो देखिए हैव भी लिखा है, तो हैव है तो फिर हैज का कोई फॉर्म होगा। प्लस स्टेटमेंट में कहीं भी विल का कोई मेंशन नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस मोडाल वर्ब विल, तो विल नहीं है, तो बस ये भी गलत हो गया। तो आपको क्या स्ट्रक्चर पता है क्या नहीं पता है, मैं कहता हूं आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं। कैसे याद रखोगे कि सर वर्ब ये था और पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा? दिस फेंस हैज टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे। ठीक है, ये बाय यू डूअर के लिए लिखा है, बाय फ्राइडे टाइम को मेंशन कर रहा है। ठीक है, आप ये मन में डाउट मत लाइएगा कि सर दो बार बाय क्यों लिखा है। दिस इज फॉर टाइम, दिस इज अ प्रीपोजिशन फॉर टाइम, और ये बाय डूअर को शो करने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 times, मतलब जो शुरू के 3 times है उसमें सर्विसिंग फ्री है। काम की चीज क्या है? सर्विस, हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और विल लिखा है, विल लिखा है, सर्विस लिखा है। सर्विस का थर्ड फॉर्म सर्विस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्विसिंग लिखा है, यहाँ पे सर्विस लिखा है, तो ये दोनों तो हमारे देखते से ही गलत हो गए। जो मैं कहता हूं ना आपसे कि विद इन सेकेंड्स कैसे आंसर करेंगे, देखिए वॉइस का थ्योरी क्या है, कैसा क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, ये कोई मैं अलग चीज थोड़ी बता रहा हूं, ये तो आप पढ़े हुए हैं पहले से, आपने जो भी बुक उठाई है, कहीं पे कोचिंग करी है, तो ये बेसिक बातें तो सबको सिखाई जाती है। मगर एग्जाम में किसी ने 200 में से 200 नहीं लाए, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूं कि एग्जाम में चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो विल है तो फिर विल और ढूंढ लो, तो इसमें विल है, इस सेंटेंस में विल नहीं है, तो ये भी देखते से ही गलत। क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगा? सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप कितने टॉपर्स के ऐसे इंटरव्यू देखेंगे जो हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया,
तो मीडियम आपका क्या था, अभी तक आपके कितने परसेंटेजेस थे, नथिंग मैटर्स, ये कोई भी चीज मैटर नहीं करेगा। मैं बस अब डायरेक्ट सेंटेंस को रीड करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि पैसिव वॉइस इसका हम कैसे बनाएंगे। द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स। तो अब सर्विस किसको कर रहा है, स्कूटर को। स्कूटर ऑब्जेक्ट है, स्कूटर पहले आ जाएगा। द स्कूटर विल सर्विस, हमें पता है कि बदल के विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। द स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर फ्री बाय द डीलर बाय द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या देखना था, मुझे देखना था कि विल है तो विल होना चाहिए सर, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बिना पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो आपके बाकी तीनों ऑप्शन देखते से ही मैंने काट दिए। मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, ऐसे कोई रूल नहीं होते, मतलब आप ये नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये हर जगह चलेगा, बट मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप अपने खुद के रूल्स डेवलप करते हो। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है स्टूडेंट्स कि वो बुक्स में नहीं मिलती। ये सब चीजें मैंने कैसे डेवलप करी है प्रैक्टिस कर करके, कि मेरा एग्जाम में मुझे बहुत अच्छे से बता सकता हूं आपको ये चीज की नरेशन हो, वॉइस हो। जब एसएससी सीजीएल टीयर 2 दिया है मैंने, दोनों में मेरे फुल मार्क्स आए। नरेशन और वॉइस ऐसी चीज है जिनमें मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टाइप के एक बार देख लोगे, कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं वो आप देख लोगे, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ट्रबल करेगी एग्जाम में, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान। द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान। ठीक है, तो प्रेजेंटेड लिखा हुआ है तो प्रेजेंटेड ही ढूंढना है हमें। प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। अब यहां पे प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है, ये हमारा गलत हो गया। इसमें प्रेजेंटेड लिखा है, ये वन ऑफ द आंसर्स हो सकता है अगर होगा तो। द जनरल प्रेजेंट्स अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान, नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। अ डिटेल्ड बैटल प्लान विल बी प्रेजेंटेड। अब देखिए मॉडल वर्ब तो कहीं है ही नहीं एक्टिव वॉइस में, मॉडल वर्ब है ही नहीं, तो फिर ये भी गलत हो गया। बस अब हम इसको रीड कर लेते हैं और आप समझ जाएंगे कि क्यों ये करेक्ट है। द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान, जब भी सिंपल पास्ट टेंस में लिखा होता है वॉइस चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वॉज और वर आ जाता है। तो क्या यहाँ पे वॉज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अ डिटेल्ड बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल। सो ये इसको लिखने का करेक्ट तरीका होगा। फिर से बोलता हूं, वर्ब्स का खेल है पूरा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पैसिव में ढूंढना है, और जो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे तो बाद में आएंगे, हम ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए। एग्जाम में आपका इंग्लिश स्किल्स का टेस्ट नहीं है, दिस इज नथिंग बट वर्बल रीजनिंग, कि आपके क्या तर्क हैं, इसको करेक्ट कहने का आपका क्या रीजन है। तो रीजन यही है कि सर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, तो 2 ऑप्शन मेरे कट गए। इसमें सर विल लिखा हुआ है, सेंटेंस में कहीं पर विल नहीं है, कहीं पर विल नहीं है, तो वो भी गलत हो गया, राइट। तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। द डॉक्टर हैज गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, तो हैज हैव वाला सेंटेंस है, मतलब परफेक्ट टेंस वाला है। नंबर 1 हमें वो देखना है, और फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखना है। अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज बीन गिवन टू मी बाय द डॉक्टर, यस यही करेक्ट है हमारा। द डॉक्टर गिव्स, गिवन का गिव्स लिख दिया, हो ही नहीं सकता। यहां पे बीइंग गिवन लिखा। अब आपको पता है बीइंग, मैंने आपको बताया थ्योरी वाले वीडियो में कि बीइंग कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस में यूज होता है, यहां पे कंटिन्यूअस टेंस का कोई रोल नहीं है। सो दैट इज द रीजन योर ऑप्शन 3 इज आल्सो इनकरेक्ट। गिविंग ऑफ अ पेनफुल इंजेक्शन हैज बीन डन, गिविंग लिखा हुआ है यहां पे, तो गिविंग को तो देखते से ही आपको समझ जाना है कि गलत होगा, राइट। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज बीन गिवन टू मी बाय द डॉक्टर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीडिंग कार नॉक डाउन द पेडेस्ट्रियन। नॉक डाउन मतलब कि कार ने उसको ठोकर मार दी, गिर गया, ठीक है। तो स्पीडिंग कार, आप ये मत समझना कि सर स्पीडिंग लिखा है तो बीइंग स्पीडेड या ऐसा कुछ आ जाएगा। स्पीडिंग इज नथिंग बट एडजेक्टिव हियर। स्पीडिंग एडजेक्टिव है, किसके लिए? इस कार के लिए, जो भी तेज रफ्तार कार है, ठीक है। तो बस देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं भाई कैसे। देखिए यहां पे हैज बीन वगैरह लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता करेक्ट। वॉज बीइंग लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं।
द कार विच वॉज स्पीडिंग, नहीं, ये भी करेक्ट नहीं होगा। स्पीडिंग को आप कार के आगे से नहीं हटाओगे, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, नाउन के आगे ही रहेगा हमेशा, चाहे पैसिव में लिखो चाहे एक्टिव में लिखो। ऑप्शन 2 हमारा यहां पे मुझे करेक्ट दिख रहा है। द पेडेस्ट्रियन वाज नॉक्ड डाउन बाय द स्पीडिंग कार। अगेन सेंटेंस लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में, आपको पता है कि द पेडेस्ट्रियन आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम वॉज या वर यूज करेंगे, और फिर जो भी एक्टिविटी हो रही, नॉक डाउन बाय द स्पीडिंग कार। देखो स्पीडिंग कार को कहीं अलग नहीं, जहां जहां अलग किया वो वैसे ही गलत हो गया। जैसे ये कार विच वॉज स्पीडिंग, नहीं, अगेन इसमें भी वही लिखा कार विच वॉज स्पीडिंग। सो योर ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड आर इनकरेक्ट। रीजन आप समझ चुके हैं कि स्पीडिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर, वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कभी भी नाउन से अलग थोड़ी कर दोगे, चाहे एक्टिव वॉइस में लिखो चाहे पैसिव वॉइस में लिखो। So your correct answer is the second one. The pedestrian was knocked down by the speeding car. चलो, तो अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, और अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको अश्योर करता हूं कि वॉइस में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको एग्जाम में दिक्कत देगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस मी। अब एम्बैरेसेस का क्या हो जाएगा, एम्बैरेसेस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहां पे आईएनजी फॉर्म लिखा है, मैं इसे देखते से ही काट दूंगा। यहां पे आईएनजी फॉर्म लिखा है, मैं इसे भी देखते से काट दूंगा। जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो मी की जगह आई आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एम यूज हो जाएगा, और ये माई सेल्फ की तो कोई बात ही नहीं है। माई सेल्फ कहीं पर भी मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। एंड द ऑप्शन सेकंड दैट वी हैव इज आई एम एम्बैरेस्ड बाय हिज बिहेवियर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई एम एम्बैरेस्ड बाय हिज बिहेवियर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है ये चीजें मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वी हैव टू लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म देखने से ही हमारे 2 या 3 ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। जहां पे एलिमिनेट हो गए उसके बाद वी हैव टू लुक फॉर द करेक्ट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया है। तो भाई अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाके उसे देखो पहले, फिर आप इस वीडियो पे आओ, तो आपको और बढ़िया चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शी एट द स्वीट्स ग्रीडीली। ठीक है, एट लिखा हुआ है। अब हमें पता है ईट के फॉर्म्स क्या होते हैं, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, ये होते वर्ब के तीनों फॉर्म। तो ऑप्शन में हमें किसको देखना है, इसको देखना है बस। ऑप्शंस में हमें इसको देखना। अब ग्रीडीली तो यहां पे एडवर्ब है, तो देखो इसका तो कोई रोल बहुत बनता नहीं है कि इसे कहां लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये ईटिंग वाला ऑप्शन गलत हो गया, एट वाला गलत हो गया। और ग्रीडीली से सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है ना, तो ये वाला मुझे करेक्ट लग रहा है, फोर्थ वाला, द स्वीट्स वर ईटन बाय हर ग्रीडीली। बिल्कुल, स्वीट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, एंड देन वी हैव टू लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये तो एडवर्ब है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाओगे, एडवर्ब से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अमंग द गिवन ऑप्शंस आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट, यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। अब यहां पे वर्ब कौन सा दिख रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो आर मेकिंग की जगह कुछ हेल्पिंग वर्ब होगा और बीइंग मेड आ जाएगा। ठीक है, बीन लिखा है यहां पे, तो बीन तो गलत होगा। यहां पर भी बीन लिखा है, बीन कहां लिखते हैं बच्चों, पिछले सेशन में हमने देखा है ना कि हम बीन यूज करते परफेक्ट टेंस के साथ, कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज नहीं कर सकते। इसमें बीन या बीन कहीं नहीं लिखा, तो ये वैसे ही गलत हो गया। कितने सेकंड लगे मुझे आपको समझाने में, फिर भी 1 मिनट लग जाता है, बट अगर एग्जाम में मैं बैठ रहा हूंगा तो मुझे इस क्वेश्चन को करने में 10 से 15 सेकंड लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि मुझे 10-15 सेकंड लगेंगे तो आप ये चीज नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो यार। प्रैक्टिस, बस सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं ये एग्जाम्स। सो you are making your life more difficult, your life is being made more difficult by you, this is your correct answer. Without wasting any time, let's move to the next question for today. And mother needs your help in the kitchen, तो बस your help is needed, और क्या, your help आगे आ जाएगा, helping verb आ जाएगा, needs का needed हो जाएगा। in the kitchen है या कहां पर भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट क्या है कि हेल्प चाहिए। अब यहां पे नीड्स लिखा है, गलत हो गया। यहां पे नीडिंग लिखा है, ये गलत हो गया। और हेल्प का हेल्प ही रहेगा, हेल्पिंग कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो बस थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, योर हेल्प इज नीडेड बाय मदर इन द किचन। बिल्कुल फिर से रीट्रेट करता हूं, बार बार आपको मेरे सेशन में कई बातें ऐसी सुनने को मिलती होंगी कि आपको लगता होगा सर एक ही बात बोल रहे हैं आप हर क्वेश्चन में। बट हाँ, बात ये करेक्ट है भाई कि 15-20 सेकंड से ज्यादा आपको इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं लगेगा। तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा, योर हेल्प इज नीडेड बाय मदर इन द किचन। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव फ्लोन दिस प्लेन फॉर 7 years। अब देखो हैव फ्लोन लिखा हुआ है तो हैज होगा सेंटेंस में और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा। तो बस फ्लोन देख लो और दिस प्लेन के साथ क्या आएगा, दिस प्लेन के साथ हैज आएगा। तो हैज कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है कि दिस प्लेन हैज बीन फ्लोन बाय मी फॉर 7 years। ठीक है, यहां पे फ्लाइंग लिखा है तो ये गलत हो गया, यहां पे फ्लाइंग लिखा है गलत हो गया, यहां पे भी फ्लाइंग लिखा है तो गलत हो गया। तो ये शुरू के तीनों ऑप्शन आप देखते से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं सर, आपने बताया है सेशन में कि पैसिव वॉइस में वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट 3 ऑप्शंस में तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है। सो अगेन दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, this plane has been flown by me for 7 years. That is the correct way. So the next question that we have is, the carpenters will take a month's time to make the furniture. ठीक है, तो will, पहली बात तो will देख लो ऑप्शन में, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा will देख लो। ठीक है, और take का फॉर्म देखना है हमें कि take का taken हो जाएगा। यहाँ पे took लिखा है, करेक्ट नहीं है। यहाँ पे take लिखा है, ये भी करेक्ट नहीं है। यहां पे विल बी टेकन दिख रहा है, ये हो सकता है। और यहां पे मेकिंग ऑफ दिस फर्नीचर विल टेक, नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, स्ट्रक्चर ही करेक्ट नहीं है। सो अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को रीड करूं तो ऐसा लिखा हुआ है, अ मंथ्स टाइम विल बी टेकन बाय द कारपेंटर टू मेक द फर्नीचर, एंड यस दिस इज करेक्ट। यही इसको लिखने का करेक्ट पैसिव वॉइस है। ठीक है, करेक्ट तरीका वही है कि विल देख लिया और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म देख लेना है बस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। फिर से क्या करना है, विल देखना है और बिल्ड का फॉर्म देखना है। तो बिल्ड का फॉर्म बिल्ट होता है, BUILT, बिल्ट इज द करेक्ट फॉर्म एंड दैट इज द ऑप्शन विल बी लुकिंग फॉर। सो बिल्डिंग लिखा है यहाँ पे, गलत हो गया, यहाँ पे बिल्डिंग लिखा है, दीज 2 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों बच रहे हैं। तो ब्रिज के आगे न्यू लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो फिर वो उसके साथ ही रहेगा। A new bridge across the river will be built by the city. A bridge which is new, नहीं, मैंने आपको अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में बताया ना ऐसा कि जो एडजेक्टिव है नाउन के साथ वो नहीं हटेगा, चाहे आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, पैसिव से एक्टिव बना रहे हो, एडजेक्टिव कभी नहीं हटता। तो बस वही देखना था हमें कि न्यू ब्रिज अगर लिखा है तो फिर ऑप्शन में न्यू ब्रिज होना चाहिए था, जो कि सिर्फ मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली 4 में से आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अ न्यू ब्रिज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल होना चाहिए उस सेंटेंस में, और क्योंकि पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो फिर बी भी होगा यहाँ पे, विल बी बिल्ट बाय द सिटी। दैट वाज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड दैट मोटरसाइकिल। आई विल नॉट अलाउड यू, तो भाई अलाउ और विल ढूंढ लो, बस अलाउ का थर्ड फॉर्म ढूंढ लो, अलाउड होता है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हैड कहां से आ गया, हैड तो तब आता है ना जब हैज हैव से सेंटेंसेस हो, परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर राइडिंग ऑफ दैट मोटरसाइकिल बाय यू हैज, इसमें भी हैज आ गया, इसमें भी हैज आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो अमंग द गिवन ऑप्शन योर ऑप्शन चॉइस नंबर 2 इज करेक्ट। यू विल नॉट बी अलाउड बाय मी टू राइड दैट मोटरसाइकिल, बस यही हमें ढूंढना था, हमें विल ढूंढना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था। हैज हैव हैड क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब हमारे परफेक्ट टेंसेस की बात हो रही होती है तब हम उनका यूज करते हैं। यहां पे देयर इज नो मेंशन ऑफ परफेक्ट टेंस, सो दैट इज द रीजन द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क।
तो दिस ब्यूटीफुल आर्टिकल पहले आ जाएगा, हैव की जगह हैज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अगर ये बात नहीं पता तो और प्रीवियस वीडियोस में जाइए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें बता रखी हैं कि कैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करता है। सो हैज से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए और यही वाला करेक्ट है। हैज दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बीन क्रिएटेड बाय यू। क्रिएटिंग नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। देखो इसमें भी क्रिएटिंग लिखा है, इसमें भी क्रिएटिंग लिखा है, तो ये दोनों गलत हो गए। एंड ये वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि हैज आना चाहिए था, हैड लिख रखा है, राइट। तो हमारा इसमें जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करना है, ये भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में या वॉइस के थ्योरी वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन्स, यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन्स, तो क्या आना चाहिए यहां पे? दीज मेडिसिन्स हैव टू बी टेकन, बस, और क्या? तो दीज मेडिसिन्स पहले आ जाएगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब रखेंगे हैव, तो दीज मेडिसिन्स हैव वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, हैव टू बी टेकन। ठीक है, इधर पे टेक लिखा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे टुक लिखा है गलत हो गया, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है तो वो भी गलत हो गया। देखिए टेक के फॉर्म्स आपको पता है, टेक, टुक, टेकन, दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ब टेक। और आईएनजी फॉर्म की तो कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर। आईएनजी फॉर्म वैसे भी जब हम पैसिव बनाते तो आईएनजी फॉर्म वर्ब का नहीं आता, बी प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाता है। सो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस में अगर मैं एलिमिनेट करके भी देखूं तो आपका थर्ड करेक्ट है। आप स्ट्रक्चर वाइज जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता रखा है, स्ट्रक्चर वाइज भी चलेंगे तो भी आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। These medicines have to be taken by you. This is the correct way of forming the passive voice for this question. चलिए, let's move to the next question for today. I always cook food in olive oil. तो बस कुक का थर्ड फॉर्म देख लो, कुक का थर्ड फॉर्म इन दोनों में दिख रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए। और थर्ड वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही एक एग्जाम्पल बताया स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं आते इस तरह से, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब नहीं होता पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो फूड, फूड के साथ सिंगुलर वर्ब, फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय मी इन ऑलिव ऑयल, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थोड़ा सा अब हम इस सेशन को जल्दी जल्दी आगे लेके चलेंगे क्योंकि आप लोग बेसिक चीजें तो समझ ही चुके हो। ठीक है, तो हम जल्दी से आंसर करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली। वाटर यहां पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। वाटर करना मतलब वाटर, पानी वाला वाटर नहीं, पानी डालना यहां पर कह रहे हैं, तो वाटर की जगह वाटर्ड आ जाएगा। ठीक है, वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड होता है। वाटर्ड किस ऑप्शन में दिख रहा है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। यहां पे वाटरिंग लिखा है, यहां पे वाटरिंग लिखा है, यहां पे सिर्फ वाटर लिखा है। तो बस इतना ही आसान होता है वॉइस, इतना ही आसान होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से देखो, जो भी डाउट आ रहे वो भी कमेंट्स में लिखो, मगर ये करेगा कौन? इंटरैक्ट। आप इंटरैक्ट करेंगे, आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है प्लीज डिस्कस करिए। तो इस क्वेश्चन में अमंग द गिवन ऑप्शंस योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली, तो प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड। वाटर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इट इज वर्किंग एज अ वर्ब। तो बस जो वर्ब हमने पकड़ लिया, अब हमें करना क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना था, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। सो अब इसे तो बना ही सकते हो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर विल बी टेकन बाय मी, बस टेक का टेकन हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलिंग नहीं होगा। ठीक है, फेलिंग से हमें मतलब नहीं है। टेकिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन ये भी गलत है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर विल बी टेकन। यहां पे हैव बीन लिखा हुआ है, तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि हैज, हैव, हैड कहां यूज करना है, यहां पे उसका कोई रोल नहीं है। सो अमंग द गिवन ऑप्शंस योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 18। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द सेशन, तो आई होप आप लोग को सेशन में मजा आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है, आई अप्लाइड बैंडेड टू द वुंड। अब अप्लाइड लिखा हुआ है तो बस अप्लाइड को ही ढूंढ लो। बैंडेड वॉज अप्लाइड, इस तरह से कुछ बन जाएगा, तो यहां पे माई सेल्फ लिखा हुआ ये नहीं होगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बैंडेड वॉज अप्लाइड बाय मी टू द वुंड। एप्लीकेशन ऑफ बैंडेड, अप्लाइड का एप्लीकेशन थोड़ी हो जाएगा,
To my wound I applied my bandage by myself. No, again that doesn't make any sense. So among the given options your fourth option is correct. Bandage was applied by me to the wound. जो भी इंजरी है, जो भी घाव है, वहां पे बैंडेज लगाया गया. That is, you will use third form of the verb. Grandmother is knitting a sweater for you. knit करना मतलब बुनना, स्वेटर बुनना, जो कि आजकल तो obviously outdated हो चुका है. पहले ये सब चलता था कि भाई घर में स्वेटर वगैरह हमारे मदर, ग्रैंड मदर्स बनाते थे. सो ग्रैंड मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर यू. निटिंग का पास्ट फॉर्म क्या होता है? अगर आपको निटिंग का पास्ट फॉर्म नहीं पता तो आपको दिक्कत होगी. निट होता है और आईएनजी में है तो बीइंग आएगा इस सेंटेंस में, बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है. बीइंग निट वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए बस. बीइंग निट वाला ऑप्शन आप यही बोलोगे सर मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है और वही करेक्ट है. जब अगर आपको सही तरीका पता है लिखने का तो जैसे ही वो सही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा आपको आगे रीड करने की जरूरत नहीं है. अ स्वेटर इज बीइंग निट बाय ग्रैंडमदर फॉर यू. अ स्वेटर विल बी लिखा है यहां पे तो ये तो गलत हो गया. निटिंग ये तो वही बात को फिर से लिख दिया है, बस फॉर यू इधर लिख दिया, स्वेटर उधर लिख दिया. निटिंग ऑफ अ स्वेटर हैज बीन डन अगेन. इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, जो मैंने आपको बताया है रूल्स थ्योरी वाली क्लास में, जो मैंने आपको रूल बताया इस सेशन के स्टार्टिंग में कि वी ऑलवेज लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेनेवर वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस. जब भी एक्टिव से पैसिव में आ रहे हैं वी ऑलवेज लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दैट वाज योर 28th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 इंजन्स आर पुलिंग द ट्रेन अप द हिल. तो अगेन 2 इंजन्स आर पुलिंग मतलब यहां पे कंटिन्यूअस टेंस है तो द ट्रेन ऑब्जेक्ट है. द ट्रेन ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा. द ट्रेन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है. द ट्रेन इज बीइंग पुल्ड. बस इतना कहीं पे जहां लिखा हो आप समझ जाना. ट्रेन इज बीइंग पुल्ड. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. बार बार मैं आपको वो चीज अब नहीं बता सकता क्योंकि इतने समझदार तो अब आप लोग हो गए होंगे इस सेशन में. ठीक है. द ट्रेन इज बीइंग पुल्ड बाय द हिल, सॉरी अप द हिल बाय 2 इंजन्स. सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन. बाकी ऑप्शंस भी आप देख लो कि विल बी पुल्ड लिखा हुआ है तो विल का कोई रोल नहीं है. पुलिंग यहां पे लिखा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है. पुल्ड देखना था तो पुल्ड भी अगेन यहां पे दिख रहा है, बस दिख तो यहां भी रहा है पर विल लिखा हुआ है. विल लिखा हुआ है तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे कोई यूज ही नहीं उसका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. द अथॉरिटीज आर मिसट्रीटिंग द प्रिजनर्स. तो अगेन मिसट्रीटिंग, देखो आप बोलोगे कि सर शॉर्ट ट्रिक से क्यों आ रहे हो, कन्वेंशनल तरीके से आओ. अब मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से भी चीजें समझाता हूं. तो द प्रिजनर्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा. मेरे पास ऑप्शंस नहीं भी हो तो भी मैं इन्हें आंसर करूंगा, है ना. तो भी, और आपको भी ऐसा प्रैक्टिस बनाना चाहिए. द प्रिजनर्स आर मिसट्रीटिंग लिखा है अथॉरिटीज के साथ, प्रिजनर्स के साथ भी विल यूज प्लूरल वर्ब. द प्रिजनर्स आर बीइंग मिसट्रीटेड. द प्रिजनर्स आर बीइंग मिसट्रीटेड बाय द अथॉरिटी. लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं. ऑप्शंस में जो दिया उस हिसाब से देख लो. द प्रिजनर्स विल बी मिसट्रीटेड नहीं होगा. द अथॉरिटीज मिसट्रीट द प्रिजनर्स ये भी नहीं होगा. द प्रिजनर्स आर बीइंग मिसट्रीटेड बाय द अथॉरिटीज. योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. मिसट्रीटिंग ऑफ प्रिजनर्स विल बी डन. अगेन मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं, मॉडल वर्ब का तो कोई काम ही नहीं है यहां पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव सेंड यू एन ईमेल लास्ट वीक. तो बस एन ईमेल पहले आ जाएगा, हैव की जगह हैज आ जाएगा. एन ईमेल हैज देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है. क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों. ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है. वर्ब किस तरह से चेंज होते हैं उसके लिए आपको वापस जाके थ्योरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा. थ्योरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा. सब कुछ प्रैक्टिस में नहीं बता सकता ना. जो मेहनत वहां पे करी है वो वीडियो देखो फिर इस पे आओ तो ये सारे क्वेश्चंस आप विद इन सेकंड्स आंसर कर पाएंगे. आई हैव सेंट यू एन ईमेल लास्ट वीक. So for that your question your option number 3 is correct. An email ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब में have की जगह has आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? Because we have singular subject and with singular subject we use singular verb. और जो भी ये has have वाले sentences होते हैं उसके साथ हमेशा been यूज करते हैं. ठीक है. तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. He writes a poem every day for her. He writes a poem every day for her. So अब इसमें आप देख लो, इसमें आप देख लो क्या देखना है.
अ पोयम इज रिटन, बस राइट का क्या है, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो राइट के फॉर्म्स ऐसे होते हैं, राइट, रोट, रिटन। जहां पे कुछ भी नहीं समझ आता ना, वहां पे ये गोल्डन रूल दिमाग में रखना कि बस वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे मिल जाए तो क्या मैं कुछ उसमें देख सकता हूं। यहां पर राइटिंग लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। यहां पे रिटन है, हो सकता है यहां पे रिटन है, यहां पे रिटन है, बट अगेन फिर यहां हिमसेल्फ हरसेल्फ वाली चीजें नहीं आएंगी। और हैज कहीं पर नहीं है, तो इसमें हैज लगा हुआ है तो हैज भी नहीं आएगा, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अ पोएम इज रिटन बाय हिम फॉर हर एवरी डे, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेज एट द स्टार्स फ्रॉम माई बालकनी। तो गेज करना मतलब जो हम स्टार्स देखते हैं ना घूर घूर के, मतलब रात में छत पे बालकनी में बैठ के, वही बात लिखी हुई है। तो गेज का थर्ड फॉर्म गेज्ड होता है, गेज का थर्ड फॉर्म गेज्ड होता है, ठीक है। तीन ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। द स्टार्स आर बीइंग गेज्ड, बीइंग लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है? नहीं, सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेंटेंस में कहीं पे हैज हैव है? नहीं है, नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन, द स्टार्स पहले आ गया, स्टार्स है प्लूरल वर्ब उसके साथ यूज हो जाएगा, गेज का थर्ड फॉर्म गेज्ड यूज हो जाएगा, और फिर बालकनी से देख रहे हो, छत से देख रहे हो, सड़क पे बैठ के देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद, ठीक है। द स्टार्स आर गेज्ड एट फ्रॉम द बालकनी बाय मी, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। That was our question number 25. So we are now coming to the last 15 questions of this session. I drink a glass of milk for breakfast every day. I drink a glass of milk for breakfast every day. अब इसे हम कैसे बदलें, क्या देखना है? तो ड्रिंक के फॉर्म्स देखना है बस, और क्या देखना है? ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो बस गिवन ऑप्शंस में थर्ड फॉर्म ड्रंक देख लो कहां पर लिखा हुआ है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहां पे फिर हम रीड करते हैं इसे, हैव लिखा हुआ है यहां पे, तो हैव देखते से ही फिर और आपके दिमाग में मतलब आ जाना चाहिए कि भाई हैज हैव का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पे, तो बस फर्स्ट ऑप्शन को ही फिर आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। A glass of milk is drunk by me every day for breakfast. This is the correct way of forming the passive voice for the given statement. ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया? I have gone for third form of the verb, और बाकियों में कोई स्ट्रक्चर ऐसा मिल ही नहीं रहा था, और गलत स्ट्रक्चर कौन से हैं वो भी मैं आपको सिखा ही चुका हूं सारे, तो वो आपको बच्चों देखते से क्लिक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिसमैन कैरीज अ बैटन वेयरएवर ही गोज ऑन अ राउंड। तो बस अ बैटन पहले आ जाएगा, इज कैरिड आ जाएगा। बैटन मतलब जो भी पुलिस के साथ इक्विपमेंट होता है, तो अ बैटन इज कैरिड देख लो किस ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है यार। तो ये एग्जामिनर भी चाह रहे हैं कि आप स्मार्ट वर्क करें, आप कन्वेंशनल चीजों से ना चलें। कन्वेंशनल चीजों से चलोगे गलत नहीं है, बट टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में एक ही चीज की तो कमी होती है, वो है टाइम। टाइम सबको मिल जाए तो सब लोग पूरा पूरा स्कोर कर देंगे, बट उस अलॉटेड टाइम पीरियड में हमें कितने स्मार्टली क्वेश्चंस को आंसर करना है, दैट इज द मेन थिंग, एंड दैट इज व्हाई यू गाइस आर हियर, बिकॉज आई एम ट्रेनिंग यू फॉर दोस थिंग्स ना। मैं आपको उसी चीज की तो प्रैक्टिस करा रहा हूं कि 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो अमंग द गिवन ऑप्शंस आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अ बैटन इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटर्स आर पेंटिंग माई हाउस। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको फटाफट आंसर करता हूं कि माई हाउस पहले आ जाएगा, पेंटिंग आर पेंटिंग लिखा है तो इज बीइंग पेंटेड आ जाएगा, यहां पे दिख रहा है मुझे, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस देखते से ही आपको बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखना चाहिए। द ऑक्शनर्स आर कंडक्टिंग द ऑक्शन, तो ये भी वही बात हो गई कि द ऑक्शन इज बीइंग कंडक्टेड, द ऑक्शन इज बीइंग कंडक्टेड बाय द ऑक्शनर्स, बस यही तरीका हो जाएगा, ठीक है। ऑक्शनर मतलब नीलामी करने वाले, तो वो क्या करा रहे, नीलामी करा रहे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा, आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल जाएगा, बस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस के तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चन है।
तो टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब उनका लेवल अच्छा होगा। हैव यू फिनिश द टास्क, तो द टास्क पहले आ जाएगा। द टास्क सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब ये रहा मेरे पास, हैज द टास्क बीन फिनिश्ड बाय यू। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव को भी कैसे चेंज करना है ये भी आपको मैं बता चुका हूं। द पावरफुल हेडलाइट्स ऑफ द ट्रक ब्लाइंडेड मी फॉर अ वाइल, तो आई वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ वाइल, बस और क्या, किसको ब्लाइंड कर दिया, मुझे ब्लाइंड कर दिया। तो भाई अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा जब पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो सर अभी तक तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बता रहे थे तो अब क्यों नहीं बता रहे, तो भाई एलिमिनेट करके भी बता देते हैं। ब्लाइंडिंग ऑफ मी, नो, दिस इज अगेन रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। आई माई सेल्फ, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का तो कोई यूज ही नहीं होता। द पावरफुल हेडलाइट बिलोंगिंग टू द ट्रक हैव हैड मी ब्लाइंडेड, बिलोंग और बिलोंग्स और इन चीजों का तो कोई मेंशन ही नहीं है ना, तो इन्हें देखते से ही कट कर दो। और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे मैं एक बार रीड कर देता हूं। आई वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ वाइल बाय द पावरफुल हेडलाइट्स ऑफ द ट्रक, तो जो मेन सब्जेक्ट था ट्रक था वो पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया सब्जेक्ट की तरह, और वर्ब किस तरह से चेंज करना है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। द फायर विल बर्न दिस हाउस, अब विल देख लो और बर्न का फॉर्म देख लो। बर्न का फॉर्म होता है बर्न्ट, बर्न का थर्ड फॉर्म होता है बर्न्ट। ऑप्शन में देख लिया बर्निंग लिखा हुआ है, करेक्ट नहीं होगा। यहां पे बर्निंग लिखा है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। यहां पे बर्निंग लिखा है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप एक छोटी सी बात दिमाग में जरूर रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो अगर मैं थर्ड सेंटेंस को रीड करूं तो कुछ इस तरह से है, द हाउस विल बी बर्न्ड बाय द फायर। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग पैसिव वॉइस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्ट एयर विल कोरोड द बीम। कोरोड करना मतलब जंग लग जाना, ठीक है, तो कोरोड का कोरोडेड हो जाएगा। और विल देख लो, विल बी कोरोडेड किस ऑप्शन में दिख रहा है, विल बी कोरोडेड इसमें दिख रहा है, विल बी कोरोडेड आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। 5 से 10 सेकेंड्स में आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कोरोड का कोरोडेड होता है, यहाँ पे कोरोडिंग लिखा है, करेक्ट नहीं है। यहाँ पे तो कोरोजन लिख दिया, तो कोरोजन का तो और ही भाई कोई रोल नहीं है। यहाँ पे भी कोरोजन लिख दिया, तो ये तो गलत तरीके से आपको मतलब मिसगाइड करने के लिए ऑप्शंस दिए गए कि आप इनमें उलझ के रह जाओ, करेक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओ, ठीक है। और विल का विल ही होता है, विल का वुड नहीं होता है। नरेशन नहीं पढ़ रहे, ये कंफ्यूजन भी हो जाता है बच्चों को कि नरेशन वाले रूल्स वॉइस में लगा देते हैं, वॉइस वाले नरेशन में लगा देते हैं। बट अगेन इन सब चीजों से आपको बचना है। बचोगे आप कैसे, जितने अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये चीजें आपकी होती जाएंगी, उतना आपको एग्जाम तक पूरी क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन क्रिएट्स अ स्मॉल पडल्स अलोंग द पाथ। द रेन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग स्मॉल पडल्स अलोंग द पाथ का मीनिंग होता है कि जब पानी गिरता है तो आपने देखा गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पडल्स प्लूरल, ठीक है, उसके साथ आर, और क्रिएट का क्या हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल पडल्स आर क्रिएटेड बाय द रेन, पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है। यहां पे क्रिएटिंग लिखा है, यहां पे क्रिएशन लिखा है, यहां पे तो पडल को ही बदल दिया, पडल को ही पडलिंग कर दिया, तो बिल्कुल ही गलत है ये तो, ठीक है। हैज हैव भी लिखा हुआ है, पूरा पूरा आप रीड करो ना, जो मैं कह रहा हूं उस बात को सच मत मानो। आप खुद जाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए और देखिए कि आप इस तरह से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्या आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्या ये ऑप्शंस मैंने सेट किए हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है यार। एसएससी ने जो ऑप्शन सेट किए वो मैंने उठा के आपको यहाँ पे बता दिया। और बार बार वही बात यार कि एग्जामिनर भी चाहता है आप स्मार्ट वर्क करें, तो बस आपका फोकस उस पर ही होना चाहिए, ठीक है। आज का 35th क्वेश्चन देखते हैं। आई ईट स्प्राउट्स रेगुलरली टू स्टे हेल्दी, तो बस स्प्राउट्स आर और ईटन देख लो बस, और क्या। तो ईटिंग ऑफ स्प्राउट्स नहीं होगा, ईटन ढूंढना है ना हमें, ईटन ये रहा, बट इसमें माई सेल्फ भी लिखा है तो ये गलत हो गया, इसमें भी माई सेल्फ लिखा है तो ये गलत हो गया। थर्ड सही है, टू स्टे हेल्दी स्प्राउट्स, यहां पे कॉमा आएगा, टू स्टे हेल्दी जो ये इतनी बात है इसे पहले लिख दिया है, और स्प्राउट्स आर ईटन बाय मी रेगुलरली, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था, इस वजह से रीड करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, बट दिस इज द करेक्ट वे यू आर गोइंग टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बस ईट का थर्ड फॉर्म आपको देख लेना है।
She laughed at the antics of the gesture. She laughed at the antics. तो the antics of the gesture were laughed. हाँ, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यहां पे laughing लिखा है, गलत हो जाएगा. यहां पे laughs लिखा है, गलत हो जाएगा. यहां पे laughter लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा. तो मैं जो बात आपको शुरू से बता रहा हूं कि भाई देखो, हो सकता है आपको नहीं पता एंटीक्स क्या है, जेस्चर क्या है. आप बोलो सर हम इतनी प्रैक्टिस करके गए थे, हमें वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता. कोई बात नहीं, आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, मगर आप एक चीज जरूर सीख के गए थे. क्या? कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते. वो सर मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा था बस, तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है. तो अगर आपने इस अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो मीनिंग भी अगर आपको नहीं पता तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. डज ही रेस कार्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ही रेस कार्स. तो रेस ही वर्ब की तरह काम कर रहा है. रेस का थर्ड फॉर्म देख लो, तो यहां तो रेस ही लिखा है, यहां पे रेस्ड लिखा है, ये हो सकता है. यहां पे आईएनजी है, यहां पे आईएनजी. आईएनजी का तो कोई काम ही नहीं है. तो अगेन आपको स्ट्रक्चर पता है, ढंग से नहीं पता है, आप बोल सकते हो सर वो मीनिंग नहीं समझ आ रहा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊं. आप कुछ भी मत ध्यान रखो, आप इतना ध्यान रखो कि वर्ब के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. डज ही रेस कार्स, आर कार्स रेस्ड बाय हिम. दैट इज द करेक्ट वे ऑफ फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस फॉर दिस स्टेटमेंट. आज का 38th क्वेश्चन देख रहे हैं. तो हमारे सेशन के एंड की तरफ हम आते जा रहे हैं. आप अगर पूरा सेशन आपने देखा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली है. ठीक है. दे प्ले बोर्ड गेम्स एट द क्लब हाउस. तो बोर्ड गेम्स पहले आ जाएगा. ठीक है, बोर्ड गेम्स के साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगा आर, और प्ले की जगह क्या आ जाएगा, प्लेड. एट द क्लब हाउस बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. बोर्ड गेम्स आर प्लेड. हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इज प्लेइंग ऑफ द वर्ड, मतलब बोर्ड गेम्स लिखा है यहाँ पे. तो भाई ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हो, गलत हो गया. क्लब हाउस इज द प्लेस वेयर बोर्ड गेम्स आर प्लेड. नो, अगेन दिस डजंट मेक एनी सेंस. यू हैव टू लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो फर्स्ट में है, सेकंड में है, और फर्स्ट में और फोर्थ में, और ये प्रेजेंट टेंस में था. बस आर और वर्क का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. तो ये प्रेजेंट में था, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, और ये आपका करेक्ट हो गया. ठीक है. 39th क्वेश्चन फॉर टुडे. शी डज नॉट सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स. तो क्लासिकल सॉन्ग्स पहले आ जाएंगे. ठीक है. सिंग के पास्ट फॉर्म क्या होते हैं, सिंग, सैंग, संग. तो क्लासिकल सॉन्ग्स उसके साथ आर, नॉट, संग. ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन, ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन. कुछ भी खास नहीं है इसमें. ठीक है, संग ढूंढ लो बस, और एक ऑब्जेक्ट पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. तो आज हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं, और एक ही रूल के आगे पीछे मैंने आपको सारी कहानी समझाई है कि वॉइस में किस तरह से आपको पैसिव वॉइस बनाने में V3 हेल्प करता है. अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन टियर 2 एग्जामिनेशन. मतलब आप पेपर्स नहीं देखते हो, आप पेपर्स देखो, जो मैंने रूल्स बताए हैं उन्हें इंप्लीमेंट करके देखो. नहीं लग रहे हो तो कमेंट में जरूर लिख के देना मुझे. शी इज रीडिंग अ नॉवेल. सो अ नॉवेल पहले आ जाएगा. ठीक है, इज आ जाएगा, और इज रीडिंग है तो क्या आना चाहिए, इसकी जगह BING, और रीड का फॉर्म रेड, इसे प्रोनाउंस किया जाता है. सो अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर. सो आज के सेशन में मेन चीज जो मैंने आपको सिखाई कि बच्चों थ्योरी क्या पढ़ी वो सेकेंडरी है. जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे. So I hope you guys enjoyed today's session, and I'll be back with another video in a couple of days. Thank you, students.